दोस्तों नमस्कार। नेशनल ह्यूरिस्ट मीडिया में आपका स्वागत है। विश्व कैंसर दिवस है। आज आपके साथ डॉक्टर सोनिया तिवारी जी हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। प्रयागराज के कमला नेहरू क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में कार्यरत हैं और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी सक्रिय रहती हैं। तो डॉक्टर सोनिया जी के से सीधे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि कैंसर दिवस क्या है, इसका क्या महत्व है और क्यों इसे मनाते हैं। डॉक्टर साहब क्या है मैम, जरा बताएं विस्तार से। थैंक यू सो मच। तो कैंसर दिवस जो है वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे का उद्देश्य यही है मनाने का, बताने का कि लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना कि कैंसर एक बीमारी ऐसी है जिसके लोगों को मन में सुनते ही, इस शब्द को सुनते ही हमेशा ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है और ये जानलेवा बीमारी है। मन में एक बड़ा ये पैदा हो जाता है कि इस खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कैंसर अब ला इलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, बशर्ते कि जल्दी पहचान लिया जाए और समय से इलाज हो जाए। इसके अलावा कैंसर के बारे में जो समाज में भ्रांतियाँ हैं, गलत फहमियाँ हैं, लोग इलाज नहीं कराते हैं या फिर इतना डर जाते हैं कि इसके इलाज से कोई फ़ायदा नहीं है या इसका इलाज संभव ही नहीं है या छुआछूत की बीमारी है, ये फैल जाता है एक दूसरे को हाथ लगाने से, साथ में बैठने से। तो जो भी गलत फहमियाँ है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि कैंसर एक भी बीमारी दूसरी बीमारियों की ही तरह से है। अगर इसका हम ढंग से इलाज करें, जल्दी पता लगा लें क्या कारण है, तो ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसके कैंसर के शुरुआती ऐसे लक्षण क्या हैं जिससे लोग आसानी से पहचान सकें कि हाँ, मुझ में कैंसर होने की आशंका है और फिर वो चिकित्सक के पास परामर्श के लिए समय पर पहुंच सकें, क्या है? तो कैंसर के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं कि जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। जैसे कि किसी के शरीर में कोई गांठ है, वो बढ़ती चली जा रही है और दवाई खाने से भी ठीक नहीं हो रही है। इसके अलावा मुंह में या शरीर के किसी भी हिस्से में कोई घाव है, वो ठीक नहीं हो रहा है। मुंह में आपने देखा होगा जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं उनके मुंह में सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, फिर उसमें घाव हो जाता है और वो ठीक नहीं होता है। तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। ऐसा कुछ है तो एक बार जाकर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना है। इसके अलावा अगर कोई आपको स्किन पे यानी त्वचा पे कोई मस्सा है, उसमें अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए, उसमें घाव बन जाए, उसमें से खून आने लग जाए। इसके अलावा खाने पीने में कोई तकलीफ होना, आवाज़ में कोई बदलाव आना, खांसी लंबे समय से है, उसमें खून आ रहा है और वो ठीक नहीं हो रही है, लोग टीबी समझ के या सामान्य खांसी समझ के उसका इलाज करते रहते हैं, तो वो कैंसर भी हो सकता है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया और वो ठीक नहीं हो रही है। इसके अलावा पेशाब से खून आना, मल मूत्र की आदत में कोई परिवर्तन, जैसे किसी को कभी दस्त हो गए, कभी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो आंतों के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा बच्चेदानी से माहवारी के अलावा खून या पानी का जाना, खून मिला पानी आना, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो या फिर वज़न में कमी, बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इस तरह के कोई भी सर में दर्द, चक्कर आना, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होते हैं कि मरीज़ को चक्कर आने हैं, पीठ में दर्द होना अचानक, मतलब काफ़ी लंबे समय से, फिर तेज़ हो जाना उस दर्द का। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसके बारे में जानना चाहिए और अगर ऐसा कुछ है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। आपने बताया कि गांठों का मामला है। गांठों को देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। किस किस्म की गांठें हैं जिनमें कैंसर के लक्षण ज़्यादा पहचाने जाते हैं? सामान्य तौर पर होता है कि गांठ हुई तो लोग डर जाते हैं और भागते हैं कि अरे गांठ हो गई, कैंसर हो गया, गांठ हो गई, कैंसर हो गया। तो ऐसी कौन सी गांठें हैं जिनके दिखने या जिनके उभरने पर फिर अवश्य चिकित्सक के पास पहुंचना ही चाहिए? सारी गांठें जो हमारे शरीर में हैं वो कैंसर नहीं होती। तो कैंसर कुछ जैसे गांठें हैं, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं बेनाइन जिन्हें हम कहते हैं, जो तेजी से नहीं बढ़ते और शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। कुछ गांठें जो कि जिनमें कैंसर की संभावना होती है उसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं।
तो अगर कोई गांठ है शरीर में, तेजी से बढ़ती चली जा रही है, वो बहुत समय से है, या फिर उसमें अचानक से बदलाव आ गया, उसमें से खून आने लग गया, वो बढ़ गई है और वो फट जाए और खून आने लग जाए। जैसे सामान्यतः महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन होता है। ब्रेस्ट में कोई गांठ है और वो तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और अगर बहुत समय से है, 40 साल की कम्र की उम्र में अगर कोई गांठ है, तो वो सामान्यतः हो सकता है कैंसर, लेकिन सारी गांठें कैंसर नहीं होती हैं। तो तेजी से बढ़ रही है या कोई बदलाव आ गया है, उसके ऊपर की जो त्वचा है उसमें कोई बदलाव है, जैसे त्वचा कड़ी हो जाए, उसमें छेद से हो जाते हैं, कभी कभी रिसाव भी होता है, तो अगर कुछ ऐसा है तो फिर वो कैंसर की गांठ हो सकती है। इसको लेकर तमाम भ्रांतियां हैं डॉक्टर साहब। जैसे कई बार किसी को गांव में या शहर में भी, जहां लोग पढ़े लिखे हैं वहां भी मानते हैं कि कैंसर हो गया, थोड़ा सा भी पता चलता है तो परिवारों में रोना पीटना सब कुछ शुरू हो जाता है। ऐसे लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति को कैंसर हो गया तो पूरा परिवार उससे प्रभावित हो जाएगा। क्या ऐस मतलब इन भ्रांतियों के पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या सच्चाई क्या है? आपके पास बड़ी संख्या में यहाँ पेशेंट्स आते हैं, तो कैसे लोग इन चीज़ों से बचें? तो समाज में कैंसर को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक यही जानलेवा बीमारी है। अगर कैंसर शब्द लोग सुन लेते हैं तो ये ठीक नहीं हो सकता, ये सोच के ही वो हार मान लेते हैं कि अब ये ठीक नहीं होगा, इसका इलाज कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसी के लिए जागरूक करना है लोगों को कि कैंसर अब एक ला इलाज बीमारी नहीं है। अगर उसको शुरुआती अवस्था में ही पता लगा लें और उसका इलाज कर लें तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। कैंसर की 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 स्टेज होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली दूसरी स्टेज को हम अर्ली स्टेज कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था, और थर्ड स्टेज में वो आसपास के एरिया में मतलब एडवांस स्टेज हो जाती है, और चौथी स्टेज को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, जिसमें कि कैंसर दूसरे अंगों में फैल जाता है, तो इलाज मुश्किल होता है। लेकिन अगर चौथी स्टेज में भी अगर हम इलाज करते हैं तो हम मरीज़ की जो सिम्टम्स को ठीक करके, जिसे पैलिएटिव केयर कहते हैं, उसके द्वारा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब सुधार सकते हैं, जिससे कि वो पीसफुली उसकी उम्र को लंबा कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं उस चीज़ को, कि जिस जो मरीज़ 2 या 3 महीने में बिना इलाज के मृत्यु हो जाती है, उसको हम साल 2 साल, अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कुछ कैंसर के लिए कि 3 साल 4 साल भी उम्र बढ़ जाती है। इसके अलावा भ्रांति ये है कि कैंसर छूने से फैलता है। किसी को कैंसर है घर में तो अब उनके परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा, दूसरों को हो जाएगा, इस तरह की भ्रांति है। तो ऐसा नहीं है। कैंसर एक संक्रामक बीमारी नहीं है जो पास बैठने से, खाना खाने से, छूने से नहीं फैलता है। तो आप इवन जो भी लोग, किसी परिवार में कैंसर है तो आसपास के जो लोग हैं, तो उस परिवार को इवन उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो उसको सपोर्ट करें, मॉरली भी, और अगर कोई तकलीफ है उसको अलग ना समझे, वो भी वैसे ही है जैसे समाज में दूसरे लोग हैं। क्योंकि कैंसर जब ठीक हो जाता है तब भी लोग उस परिवार से बहुत कतराते हैं जाने से कि इस परिवार में कैंसर हुआ है तो आगे भी और लोगों को रहेगा। ऐसा नहीं है कि परिवार में कैंसर है तो और लोगों को भी होके रहेगा। कुछ कैंसर परिवार में रन करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, और भी कैंसर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक को हुआ है सबको होना है। तो परिवार के दूसरे सदस्य सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि उनको भी ये आगे चल के पहले से पता चल जाए अगर है तो। दो इसके बातें। अलावा बायोप्सी का बड़ा भ्रम होता है कि अगर कैंसर को छुआ जाए या उसमें से जांच की जाए तो वो तेजी से फैलता है। ऐसा नहीं है। कैंसर का अगर हम जब तक सही पता नहीं लगाएंगे कि ये कैंसर ही है बीमारी या कोई और है, और उसमें क्या, किस तरह का कैंसर है, कैंसर कई तरह का होता है, तो जिस तरह का फिर बायोप्सी से ही पता लगता है कि जिस तरह का कैंसर है उसका उसी तरीके से इलाज किया जाता है। दो बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। एक तो सामाजिक स्तर पर जो इसे लेकर भ्रांति है कि जिसके परिवार में हुआ, लोग उसको छूने से डरते हैं और कई बार तो परिवारों को सामाजिक क्या कहें, पारिवारिक बहिष्कार का सामना करना पड़ जाता है। परिवार के ही लोग दूर हट जाते हैं। इसके अलावा भी यह है कि लोग
इस कदर डरते हैं कि परिवार में जाने से नाते रिश्तेदार भी घबराने लगते हैं, तो एक बड़ी सामाजिक बुराई के तौर पर भी ये उभरा है। इसको लेकर भी क्या बाहर, अस्पताल के बाहर कोई जागरूकता कैंप या इस तरह का कोई अभियान कि लोग डरे नहीं, अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उससे भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करें और रहें। तो ऐसी भी कोई कार्यक्रम आप लोग चलाते हैं क्या? जी, ज़रूर। ये समय-समय पर जो भी इस तरह के जैसे वर्ल्ड कैंसर डे है, इसमें हम यही सब बताते हैं। इवन जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी हमसे ये सवाल करते हैं कि इनके साथ बैठने से किसी और को तो नहीं हो सकता है। तो हमेशा ये जागरूकता ये बताया जाता है कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि एक दूसरे के साथ बैठने से या सामाजिक उसका बहिष्कार हो, ऐसा नहीं है। इवन कैंसर अब बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो वो व्यक्ति भी जिसको कैंसर है, वो भी वैसा ही जीवन जीने का उसे अधिकार है समाज में, जैसा हम सबको है, एक नॉर्मल इंसान को है। डॉक्टर साहब, आप कमला नेहरू क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में बतौर स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट कार्यरत हैं। इस संस्थान का जो क्षेत्रीय दायरा है वो बहुत विस्तृत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हमारे ख्याल से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे उस हिस्से से यहाँ लोग आते हैं मरीज, जो कहा जाता है कि सामाजिक तौर पर पिछड़ा है या नहीं है, लेकिन आर्थिक तौर पर ज़रूर पिछड़ा है। लोग दवाइयाँ नहीं करा पाते, तो उसे लेकर बहुत परेशानी होती है। तो और मानते हैं कि कैंसर की दवाएँ बहुत महँगी हैं। तो अब पहले जो महँगी थी, अब क्या कुछ सस्ती दवाएँ भी आ रही हैं? या जिन इलाकों में ज़्यादा मतलब जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर इलाके हैं, वहाँ पर क्या ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स सामने आते हैं? क्या है मामला? जी, कैंसर इतना एडवांसमेंट अब टेक्नोलॉजी वाइज हो गया है कि हम जल्दी पता भी लगा सकते हैं, ऐसे टेस्ट भी हैं अब, और दवाइयाँ और ट्रीटमेंट भी इतने अच्छे आ गए हैं कि अब कैंसर को हम बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। जो समाज में है कि कैंसर का इलाज बड़ा खर्चीला होता है। हाँ, कुछ दवाइयाँ और कुछ कैंसर में दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हाँ कि उनका खर्च ज़्यादा होता है, लेकिन अब हमारे पास ऐसी सुविधाएं भी हैं। सरकार ने भी बहुत सुविधाएं अब दे रखी हैं। कैंसर जो सेंटर हैं प्रॉपरली जो काम करते हैं, जहाँ पर जैसे हमारा ही सेंटर है, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान है, तो ऐसी सरकारी बहुत सारी स्कीम है जिससे कि अब इलाज बहुत अच्छे तरीके से कम खर्च में, और सरकार खुद इतनी सुविधा देती है कि फ्री में इलाज हो जाता है बिना किसी ज़्यादा पैसा खर्च किए। तो जैसे आयुष्मान योजना अब सरकार ने लागू की हुई है, बहुत सारे ऐसे फंड्स आते हैं। इवन जो कैंसर सेंटर हैं वहाँ पे एनजीओज भी एसोसिएटेड रहते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं वो भी एसोसिएटेड होती हैं, वो भी कैंसर मरीजों को मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इसका इलाज क्या है, क्या अवेलेबिलिटी है। वो बस सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। तो लोगों को जागरूक करने की यही हमारी जिम्मेदारी है, और इवन जो लोग इस बारे में जानते हैं वो लोग भी दूसरों को बताएं कि नहीं, कैंसर का इलाज अगर शुरुआती अवस्था में पता लगा लें तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है और ठीक हो जाता है। और ऐसी स्कीम्स के द्वारा आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा इलाज करा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप सही जगह पहुंच जाएं, जहां कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। इधर उधर अपना टाइम बर्बाद ना करें, दूसरी पैथीज में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। जब लोग सुनते हैं कि इसको कैंसर है तो वो आयुर्वेदिक इलाज कराने लगते हैं, होम्योपैथिक अदर पैथीज में चले जाते हैं। तो उसमें दिक्कत आती है, तो उसमें कैंसर या बीमारी बहुत बढ़ जाती है। फिर एडवांस स्टेज में लोग आते हैं, तब इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। इलाज तो तब भी होता है, लेकिन ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जहाँ अर्ली स्टेज में 80 से 90% तक लोग ठीक हो जाते हैं, इवन उससे ज़्यादा परसेंटेज होती है कि 100% भी ठीक हो जाते हैं। जो कि एडवांस स्टेज में आते हैं उसमें संभावना 30 से 40% तक हो जाती है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि लोग जानें कि क्या इलाज है और इलाज से ठीक हुआ जा सकता है। डॉक्टर साहब,
इस हिस्से में, जिस हिस्से में आपका संस्थान है, यहाँ लोग कैंसर, लोगों को पता चल जाता है कि कैंसर है, तो वो इस डर के मारे दूसरे बड़े शहरों में, ख़ास तौर पर जैसे टाटा मेमोरियल है या अन्य शहरों में इधर-उधर भटकते हैं कि आस-पास मुझे कोई अच्छा इलाज नहीं मिल सकता है। आपके यहाँ कमला नेहरू संस्थान में कैंसर इलाज के लिए क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं? जो पेशेंट्स यहाँ आते हैं, वो कितने संतुष्ट होकर के यहाँ से जाते हैं? आप क्योंकि पेशेंट्स को केवल दवा नहीं करती हैं, मानसिक तौर पर उनको दृढ़ता भी प्रदान करती हैं। तो कितने पेशेंट्स हैं जिनको यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं और क्या-क्या सुविधाएँ हैं? थोड़ा-सा इस संस्थान की सुविधाओं के बारे में बताएँ, जिससे जो हमारे साथी वीडियो सुने, वो खुद भी जान सकें, दूसरों को बता भी सकें कि नहीं, कमला नेहरू क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में ये सुविधाएँ भी हैं और ऐसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपका इलाज संभव है। तो अब पहले कैंसर संस्थान कम थे। अब ज़्यादातर अब इतने कैंसर सेंटर काफ़ी मतलब हर जगह खुल गए हैं कि जहाँ पर जाकर आप इलाज करा सकते हैं। इस एरिया में जो यूपी में प्रयागराज में जो कमला नेहरू कैंसर संस्थान है, यहाँ पर अब कैंसर की सारी सुविधाएं ऑलमोस्ट उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता। कैंसर का इलाज ज़्यादातर सर्जरी से, ऑपरेशन के द्वारा, कीमोथेरेपी द्वारा और रेडिएशन द्वारा होता है। तो हमारे यहाँ अब जो रेडिएशन की मशीन है, जो मेन कैंसर का इलाज है रेडिएशन द्वारा किया जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ज़्यादातर कैंसर में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ऐसी मशीन है जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, जिसमें हम कैंसर का सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है अब कि आप बॉम्बे जाएं, क्योंकि कहीं भी आप बॉम्बे जाएं, दिल्ली जाएं, मुंबई, वहाँ पर सब मरीज़ों का तो इलाज नहीं हो सकता। वो उनका भी एक लिमिटेशन है कि वो सबको तो पूरी दुनिया के लोगों को इलाज नहीं कर सकते, पूरे भारत के लोगों का इलाज नहीं कर सकते। तो जो आपके आसपास के एरिया में कैंसर सेंटर हैं, आप वहाँ जाके सलाह लें और पता करें, और जो भी इलाज वहाँ सफलतापूर्वक हो सकता है, डॉक्टर उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं हो सकती, कम से कम वो आपको ये बताएंगे कि वहाँ जाकर आप ये काम करा लीजिए जो नहीं हो सकता। लेकिन ज़्यादातर जो बेसिक नीड होती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, वो सब हमारे यहाँ अब उपलब्ध है। जैसे कीमोथेरेपी सब हो जाता है, रेडिएशन की सारी मशीनें हमारे पास हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें अब उपलब्ध हैं। जो नहीं हो सकता है उसके बारे में बताया जाता है। कीमोथेरेपी बहुत कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, जो जो उनके परिवार हैं, उनके लिए बहुत डरावना जैसा है। पहले कहते थे। दोस्तों नमस्कार, नेशनल ह्यूरिस मीडिया में आपका स्वागत है। 2 दिन बाद विश्व कैंसर दिवस है। आज आपके साथ डॉक्टर सोनिया तिवारी जी हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, प्रयागराज के कमला नेहरू क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में कार्यरत हैं और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए काफ़ी सक्रिय रहती हैं। तो डॉक्टर सोनिया जी के से सीधे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि कैंसर दिवस क्या है, इसका क्या महत्व है और क्यों इसे मनाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है मैम, ज़रा बताएं विस्तार से। थैंक यू सो मच। तो कैंसर दिवस जो है, वर्ल्ड कैंसर डे, 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे का उद्देश्य यही है मनाने का, बताने का, कि लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करना, कि कैंसर एक बीमारी ऐसी है जिसके लोगों को मन में सुनते ही, इस शब्द को सुनते ही हमेशा ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है और ये जानलेवा बीमारी है। मन में एक बड़ा ये पैदा हो जाता है कि इस खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
तो लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कैंसर अब ला इलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है, बशर्ते कि जल्दी पहचान लिया जाए और समय से इलाज हो जाए। इसके अलावा कैंसर के बारे में जो समाज में भ्रांतियाँ हैं, गलत फहमियाँ हैं, लोग इलाज नहीं कराते हैं या फिर इतना डर जाते हैं कि इसके इलाज से कोई फ़ायदा नहीं है या इसका इलाज संभव ही नहीं है या छुआछूत की बीमारी है, ये फैल जाता है एक दूसरे को हाथ लगाने से, साथ में बैठने से। तो जो भी गलतफ़हमियाँ है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना कि कैंसर एक भी बीमारी दूसरी बीमारियों की ही तरह से है। अगर इसका हम ढंग से इलाज करें, जल्दी पता लगा लें क्या कारण है, तो ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसके कैंसर के शुरुआती ऐसे लक्षण क्या हैं जिससे लोग आसानी से पहचान सकें कि हाँ, मुझ में कैंसर होने की आशंका है, और फिर वो चिकित्सक के पास परामर्श के लिए समय पर पहुंच सकें? क्या है? तो कैंसर के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं कि जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए, जैसे कि किसी के शरीर में कोई गांठ है, वो बढ़ती चली जा रही है और दवाई खाने से भी ठीक नहीं हो रही है। इसके अलावा मुंह में या शरीर के किसी भी हिस्से में कोई घाव है, वो ठीक नहीं हो रहा है। मुंह में आपने देखा होगा, जो लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं उनके मुंह में सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, फिर उसमें घाव हो जाता है और वो ठीक नहीं होता है। तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। ऐसा कुछ है तो एक बार जाकर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना है। इसके अलावा अगर कोई आपको स्किन पे यानी त्वचा पे कोई मस्सा है, उसमें अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए, उसमें घाव बन जाए, उसमें से खून आने लग जाए। इसके अलावा खाने पीने में कोई तकलीफ़ होना, आवाज़ में कोई बदलाव आना, खांसी लंबे समय से है, उसमें खून आ रहा है और वो ठीक नहीं हो रही है, लोग टीबी समझ के या सामान्य खांसी समझ के उसका इलाज करते रहते हैं, तो वो कैंसर भी हो सकता है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया और वो ठीक नहीं हो रही है। इसके अलावा पेशाब से खून आना, मल मूत्र की आदत में कोई परिवर्तन, जैसे किसी को कभी दस्त हो गए, कभी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो आंतों के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा बच्चेदानी से माहवारी के अलावा खून या पानी का जाना, खून मिला पानी आना, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो या फिर वज़न में कमी, बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इस तरह के कोई भी सर में दर्द, चक्कर आना, ब्रेन ट्यूमर के लक्षण होते हैं कि मरीज़ को चक्कर आने हैं, पीठ में दर्द होना अचानक, मतलब काफ़ी लंबे समय से, फिर तेज़ हो जाना उस दर्द का। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसके बारे में जानना चाहिए और अगर ऐसा कुछ है तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। आपने बताया कि गांठों का मामला है। गांठों को देखकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। किस किस्म की गांठें हैं जिनमें कैंसर के लक्षण ज़्यादा पहचाने जाते हैं? सामान्य तौर पर होता है कि गांठ हुई तो लोग डर जाते हैं और भागते हैं कि अरे गांठ हो गई, कैंसर हो गया, गांठ हो गई, कैंसर हो गया। तो ऐसी कौन सी गांठें हैं जिनके दिखने या जिनके उभरने पर फिर अवश्य चिकित्सक के पास पहुंचना ही चाहिए? सारी गांठें जो हमारे शरीर में हैं वो कैंसर नहीं होती। तो कैंसर कुछ जैसे गांठें हैं, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं बेनाइन जिन्हें हम कहते हैं, जो तेजी से नहीं बढ़ते और शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। कुछ गांठें जो कि जिनमें कैंसर की संभावना होती है, उसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो अगर कोई गांठ है शरीर में, तेजी से बढ़ती चली जा रही है, वो बहुत समय से है या फिर उसमें अचानक से बदलाव आ गया, उसमें से खून आने लग गया, वो बढ़ गई है और वो फट जाए और खून आने लग जाए। जैसे सामान्यतः महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन होता है। ब्रेस्ट में कोई गांठ है और वो तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और अगर बहुत समय से है, 40 साल की कम्र की उम्र में अगर कोई गांठ है तो वो सामान्यतः हो सकता है कैंसर, लेकिन सारी गांठें कैंसर नहीं होती हैं। तो तेज़ी से बढ़ रही है या कोई बदलाव आ गया है, उसके ऊपर की जो त्वचा है उसमें कोई बदलाव है, जैसे त्वचा कड़ी हो जाए, उसमें छेद से हो जाते हैं, कभी कभी रिसाव भी होता है, तो अगर कुछ ऐसा है तो फिर वो कैंसर की गांठ हो सकती है। इसको लेकर तमाम भ्रांतियां हैं डॉक्टर साहब। जैसे कई बार किसी को गांव में या शहर में भी, जहां लोग पढ़े लिखे हैं वहां भी मानते हैं कि कैंसर हो गया, थोड़ा सा भी पता चलता है तो परिवारों में रोना पीटना सब कुछ शुरू हो जाता है। ऐसे लोग मानते हैं कि एक व्यक्ति को कैंसर हो गया तो पूरा परिवार उससे प्रभावित हो जाएगा। क्या ऐस मतलब इन भ्रांतियों के पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या सच्चाई क्या है? आपके पास बड़ी संख्या में यहाँ पेशेंट्स आते हैं,
तो कैसे लोग इन चीज़ों से बचें? तो समाज में कैंसर को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सबसे पहले तो ये है कि एक यही जानलेवा बीमारी है। अगर कैंसर शब्द लोग सुन लेते हैं तो ये ठीक नहीं हो सकता। ये सोच के ही वो हार मान लेते हैं कि अब ये ठीक नहीं होगा, इसका इलाज कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसी के लिए जागरूक करना है लोगों को कि कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर उसको शुरुआती अवस्था में ही पता लगा लें और उसका इलाज कर लें तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। कैंसर की 4 अवस्थाएँ होती हैं, 4 स्टेज होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहली, दूसरी स्टेज को हम अर्ली स्टेज कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था, और थर्ड स्टेज में वो आसपास के एरिया में मतलब एडवांस स्टेज हो जाती है, और चौथी स्टेज को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, जिसमें कि कैंसर दूसरे अंगों में फैल जाता है, तो इलाज मुश्किल होता है। लेकिन अगर चौथी स्टेज में भी अगर हम इलाज करते हैं तो हम मरीज़ की जो सिम्टम्स को ठीक करके, जिसे पैलिएटिव केयर कहते हैं, उसके द्वारा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब सुधार सकते हैं, जिससे कि वो पीसफुली उसकी उम्र को लंबा कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं उस चीज़ को, कि जो मरीज़ 2 या 3 महीने में बिना इलाज के मृत्यु हो जाती है, उसको हम साल 2 साल, अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कुछ कैंसर के लिए कि 3 साल 4 साल भी उम्र बढ़ जाती है। इसके अलावा भ्रांति ये है कि कैंसर छूने से फैलता है। किसी को कैंसर है घर में तो अब उनके परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा, दूसरों को हो जाएगा, इस तरह की भ्रांति है। तो ऐसा नहीं है। कैंसर एक संक्रामक बीमारी नहीं है जो पास बैठने से, खाना खाने से, छूने से नहीं फैलता है। तो आप इवन जो भी लोग, किसी परिवार में कैंसर है तो आसपास के जो लोग हैं तो उस परिवार को इवन उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो उसको सपोर्ट करें, मॉरली भी, और अगर कोई तकलीफ है उसको अलग ना समझे, वो भी वैसे ही है जैसे समाज में दूसरे लोग हैं। क्योंकि कैंसर जब ठीक हो जाता है तब भी लोग उस परिवार से बहुत कतराते हैं जाने से कि इस परिवार में कैंसर हुआ है तो आगे भी और लोगों को रहेगा। ऐसा नहीं है कि परिवार में कैंसर है तो और लोगों को भी होके रहेगा। कुछ कैंसर परिवार में रन करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, और भी कैंसर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक को हुआ है सबको होना है। तो परिवार के दूसरे सदस्य सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि उनको भी ये आगे चल के पहले से पता चल जाए अगर है तो। दो इसके बातें। अलावा बायोप्सी का बड़ा भ्रम होता है कि अगर कैंसर को छुआ जाए या उसमें से जांच की जाए तो वो तेजी से फैलता है। ऐसा नहीं है। कैंसर का अगर हम जब तक सही पता नहीं लगाएंगे कि ये कैंसर ही है बीमारी या कोई और है, और उसमें क्या किस तरह का कैंसर है, कैंसर कई तरह का होता है, तो जिस तरह का फिर बायोप्सी से ही पता लगता है कि जिस तरह का कैंसर है उसका उसी तरीके से इलाज किया जाता है। दो बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही। एक तो सामाजिक स्तर पर जो इसे लेकर भ्रांति है कि जिसके परिवार में हुआ, लोग उसको छूने से डरते हैं, और कई बार तो परिवारों को सामाजिक क्या कहें, पारिवारिक बहिष्कार का सामना करना पड़ जाता है। परिवार के ही लोग दूर हट जाते हैं। इसके अलावा भी यह है कि लोग इस कदर डरते हैं कि परिवार में जाने से नाते रिश्तेदार भी घबराने लगते हैं, तो एक बड़ी सामाजिक बुराई के तौर पर भी ये उभरा है। इसको लेकर भी क्या बाहर, अस्पताल के बाहर कोई जागरूकता कैंप या इस तरह का कोई अभियान कि लोग डरे नहीं, अगर किसी को कैंसर हुआ है तो उससे भागे नहीं, बल्कि उसका सामना करें और रहें, तो ऐसी भी कोई कार्यक्रम आप लोग चलाते हैं क्या? जी, ज़रूर। ये समय-समय पर जो भी इस तरह के, जैसे वर्ल्ड कैंसर डे है, इसमें हम यही सब बताते हैं। इवन जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी हमसे ये सवाल करते हैं कि इनके साथ बैठने से किसी और को तो नहीं हो सकता है। तो हमेशा ये जागरूकता, ये बताया जाता है कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि एक-दूसरे के साथ बैठने से या सामाजिक उसका बहिष्कार हो, ऐसा नहीं है। इवन कैंसर अब बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो वो व्यक्ति भी जिसको कैंसर है, वो भी वैसा ही जीवन जीने का उसे अधिकार है समाज में, जैसा हम सबको है, एक नॉर्मल इंसान को है। डॉक्टर साहब, आप कमला नेहरू क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में बतौर स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट कार्यरत हैं।
इस संस्थान का जो क्षेत्रीय दायरा है वो बहुत विस्तृत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हमारे ख्याल से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे उस हिस्से से यहाँ लोग आते हैं मरीज, जो कहा जाता है कि सामाजिक तौर पर पिछड़ा है या नहीं है, लेकिन आर्थिक तौर पर ज़रूर पिछड़ा है। लोग दवाइयाँ नहीं करा पाते, तो उसे लेकर बहुत परेशानी होती है। तो और मानते हैं कि कैंसर की दवाएँ बहुत महँगी हैं। तो अब पहले जो महँगी थी, अब क्या कुछ सस्ती दवाएँ भी आ रही हैं? या जिन इलाकों में ज़्यादा मतलब जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर इलाके हैं, वहाँ पर क्या ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स सामने आते हैं? क्या है मामला? जी, कैंसर इतना एडवांसमेंट अब टेक्नोलॉजी वाइज हो गया है कि हम जल्दी पता भी लगा सकते हैं, ऐसे टेस्ट भी हैं अब, और दवाइयाँ और ट्रीटमेंट भी इतने अच्छे आ गए हैं कि अब कैंसर को हम बहुत अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। जो समाज में है कि कैंसर का इलाज बड़ा खर्चीला होता है। हाँ, कुछ दवाइयाँ और कुछ कैंसर में दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हाँ कि उनका खर्च ज़्यादा होता है, लेकिन अब हमारे पास ऐसी सुविधाएं भी हैं। सरकार ने भी बहुत सुविधाएं अब दे रखी हैं। कैंसर जो सेंटर हैं प्रॉपरली जो काम करते हैं, जहाँ पर जैसे हमारा ही सेंटर है, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान है, तो ऐसी सरकारी बहुत सारी स्कीम है जिससे कि अब इलाज बहुत अच्छे तरीके से कम खर्च में, और सरकार खुद इतनी सुविधा देती है कि फ्री में इलाज हो जाता है बिना किसी ज़्यादा पैसा खर्च किए। तो जैसे आयुष्मान योजना अब सरकार ने लागू की हुई है, बहुत सारे ऐसे फंड्स आते हैं। इवन जो कैंसर सेंटर हैं वहाँ पे एनजीओज भी एसोसिएटेड रहते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं वो भी एसोसिएटेड होती हैं, वो भी कैंसर मरीजों को मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि इसका इलाज क्या है, क्या अवेलेबिलिटी है। वो बस सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं। तो लोगों को जागरूक करने की यही हमारी जिम्मेदारी है, और इवन जो लोग इस बारे में जानते हैं वो लोग भी दूसरों को बताएं कि नहीं, कैंसर का इलाज अगर शुरुआती अवस्था में पता लगा लें तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है और ठीक हो जाता है। और ऐसी स्कीम्स के द्वारा आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा इलाज करा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आप सही जगह पहुंच जाएं, जहां कैंसर का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। इधर उधर अपना टाइम बर्बाद ना करें, दूसरी पैथीज में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। जब लोग सुनते हैं कि इसको कैंसर है तो वो आयुर्वेदिक इलाज कराने लगते हैं, होम्योपैथिक अदर पैथीज में चले जाते हैं। तो उसमें दिक्कत आती है, तो उसमें कैंसर या बीमारी बहुत बढ़ जाती है। फिर एडवांस स्टेज में लोग आते हैं, तब इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। इलाज तो तब भी होता है, लेकिन ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जहाँ अर्ली स्टेज में 80 से 90% तक लोग ठीक हो जाते हैं, इवन उससे ज़्यादा परसेंटेज होती है कि 100% भी ठीक हो जाते हैं। जो कि एडवांस स्टेज में आते हैं उसमें संभावना 30 से 40% तक हो जाती है। तो ये सबसे ज़रूरी है कि लोग जानें कि क्या इलाज है और इलाज से ठीक हुआ जा सकता है। डॉक्टर साहब, इस हिस्से में, जिस हिस्से में आपका संस्थान है, यहाँ लोग कैंसर, लोगों को पता चल जाता है कि कैंसर है, तो वो इस डर के मारे दूसरे बड़े शहरों में, ख़ास तौर पर जैसे टाटा मेमोरियल है या अन्य शहरों में इधर-उधर भटकते हैं कि आस-पास मुझे कोई अच्छा इलाज नहीं मिल सकता है। आपके यहाँ कमला नेहरू संस्थान में कैंसर इलाज के लिए क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं? जो पेशेंट्स यहाँ आते हैं, वो कितने संतुष्ट होकर के यहाँ से जाते हैं? आप क्योंकि पेशेंट्स को केवल दवा नहीं करती हैं, मानसिक तौर पर उनको दृढ़ता भी प्रदान करती हैं। तो कितने पेशेंट्स हैं जिनको यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं, और क्या-क्या सुविधाएँ हैं? थोड़ा-सा इस संस्थान की सुविधाओं के बारे में बताएँ, जिससे जो हमारे साथी वीडियो सुने, वो खुद भी जान सकें, दूसरों को बता भी सकें कि नहीं, कमला नेहरू क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में ये सुविधाएँ भी हैं, और ऐसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपका इलाज संभव है। तो अब पहले कैंसर संस्थान कम थे,
अब ज़्यादातर अब इतने कैंसर सेंटर काफ़ी मतलब हर जगह खुल गए हैं कि जहाँ पर जाकर आप इलाज करा सकते हैं। इस एरिया में जो यूपी में प्रयागराज में जो कमला नेहरू कैंसर संस्थान है, यहाँ पर अब कैंसर की सारी सुविधाएं ऑलमोस्ट उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता। कैंसर का इलाज ज़्यादातर सर्जरी से, ऑपरेशन के द्वारा, कीमोथेरेपी द्वारा और रेडिएशन द्वारा होता है। तो हमारे यहाँ अब जो रेडिएशन की मशीन है, जो मेन कैंसर का इलाज है रेडिएशन द्वारा किया जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ज़्यादातर कैंसर में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ऐसी मशीन है जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, जिसमें हम कैंसर का सफलतापूर्वक अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है अब कि आप बॉम्बे जाएं, क्योंकि कहीं भी आप बॉम्बे जाएं, दिल्ली जाएं, मुंबई, वहाँ पर सब मरीज़ों का तो इलाज नहीं हो सकता। वो उनका भी एक लिमिटेशन है कि वो सबको तो पूरी दुनिया के लोगों को इलाज नहीं कर सकते, पूरे भारत के लोगों का इलाज नहीं कर सकते। तो जो आपके आसपास के एरिया में कैंसर सेंटर हैं, आप वहाँ जाके सलाह लें और पता करें, और जो भी इलाज वहाँ सफलतापूर्वक हो सकता है, डॉक्टर उसके बारे में आपको बताते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं हो सकती, कम से कम वो आपको ये बताएंगे कि वहाँ जाकर आप ये काम करा लीजिए जो नहीं हो सकता। लेकिन ज़्यादातर जो बेसिक नीड होती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, वो सब हमारे यहाँ अब उपलब्ध है। जैसे कीमोथेरेपी सब हो जाता है, रेडिएशन की सारी मशीनें हमारे पास हैं, ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें अब उपलब्ध हैं। जो नहीं हो सकता है उसके बारे में बताया जाता है। कीमोथेरेपी बहुत कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, जो जो उनके परिवार हैं, उनके लिए बहुत डरावना जैसा है। पहले कहते थे। डॉक्टर साहब, कैंसर का कारण क्या है जो पनपता है लोगों में? थोड़ा सा कारण भी बताएं। कैंसर क्या एक कारण नहीं है, कैंसर के कई कारण होते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो उसमें से कुछ कारण ऐसे होते हैं जो जिनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बचाव के उपाय कर सकते हैं अगर उनको पर हम ध्यान दें। कुछ ऐसे होते हैं कारण जिनको हम नहीं बदल सकते। तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कारण ये हैं कि जैसे तंबाकू का प्रयोग, तंबाकू से होने वाले कैंसर, मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, और बहुत सारे कैंसर जैसे लंग कैंसर हो गया स्मोकिंग की वजह। तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उससे बहुत तरह के कैंसर होते हैं। इसके अलावा शराब की वजह से कैंसर बहुत कई तरह के होते हैं, जैसे पेट के कैंसर, खाने की नली के, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी पेशाब की थैली के, तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा हमारी जो लाइफ स्टाइल है, आज की जो जीवन शैली है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और कैंसर भी उनमें से एक है। तो उसमें सही खान पान ना होना, यंगस्टर में आजकल कि सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं, एक जगह बैठे हैं, एक्सरसाइज ना करना, उसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है, वो भी कैंसर का कारण है। खान पान पे ध्यान ना देना, यानी कि अनहेल्दी डाइट, जैसे प्रिजर्वेटिव फूड का यूज़ करना ज़्यादा, कि बाहर जाके जो पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं, ये सब लोग आजकल ज़्यादा खा लेते हैं खाने की जगह। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना है। सीधे तौर पर कहें तो जो चाइनीज फूड है वो ज़्यादा हानिकारक है। जी जी। उसमें से कुछ जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड भी, उसमें से रेड मीट का जो लोग सेवन करते हैं, उससे भी कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा उम्र यानी एज एक अपने आप में फैक्टर है, कैंसर का कारण है। कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी की जो लड़ने की क्षमता है, रिपेयरिंग कैपेसिटी है, वो कम होती है, और कैंसर उसमें होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, मतलब हमारे जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएं जो कैंसर का कारण बनते हैं। इसके अलावा रेडिएशन का जो जिन लोगों का वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, कि जो उसमें काम करते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर, जैसे जो लोग सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, मिल्स, शुगर मिल्स में, अदर जो है व्यवसाय हैं उसमें काम करते हैं, तो ऐसे केमिकल्स के संपर्क में आते हैं जो कि कैंसर का कारण बनते हैं।
रेडिएशन का एक्सपोज़र किसी वजह से, वो भी कैंसर का कारण होता है। धूप में लंबे समय तक जो लोग काम करते हैं, उससे त्वचा के कैंसर होते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि पॉल्यूशन, उसकी जो हमारे एयर पॉल्यूशन, जो व्हीकल से धुआं निकलता है, उसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो कि कैंसर के कारण होते हैं। कीमोथेरेपी एक बहुत महत्वपूर्ण है कैंसर के इलाज में, लेकिन यह बहुत पीड़ादायी है। तमाम मरीजों को, उनके परिवारों को मैंने देखा है कि कीमोथेरेपी के दौरान बहुत कष्ट जैसा सहते हैं। तो क्या पहले तो बहुत इसको कहते हैं बहुत दर्द होता है, तो पहले में अब में जैसे अब तमाम तकनीकी तौर पर सुधार हुआ, तमाम नई दवाइयाँ भी बाज़ार में आ रही हैं। तो पहले की अपेक्षा अब की कीमोथेरेपी में कोई कुछ सुधार हुआ? दर्द, पीड़ा लोगों को कम उठानी पड़े, ऐसा कुछ हुआ क्या? जी, कैंसर के इलाज में जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन द्वारा, कीमोथेरेपी द्वारा और रेडिएशन द्वारा करते हैं ज़्यादातर। तो कीमोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलाज के लिए कैंसर का। तो कीमोथेरेपी क्या होता है? पहले तो कीमोथेरेपी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको हम इंजेक्शन के द्वारा देते हैं, और खाने की भी होती हैं कीमोथेरेपी की, आप टैबलेट की फॉर्म में भी आती हैं। तो कीमोथेरेपी जो है कैंसर के इलाज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो कीमोथेरेपी से लोगों में डर होता है कि इसको सहना मुश्किल होता है, तकलीफ़ बहुत होती है, जैसे बाल झड़ना, उल्टी होना। इसके अलावा दर्द भी होता है, बार बार नसों के थ्रू जब हम दवाई देते हैं तो नसें ख़राब हो जाती हैं, सूजन हो जाती है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, भूख कम हो जाती है, वज़न भी कम होता है जब भूख नहीं लगती है। तो कीमोथेरेपी के दौरान अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कीमोथेरेपी के से जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसको कम करने के लिए, जो कि काफ़ी हद तक अब कम हो गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना की भी ज़रूरी है। मरीज़ की विल पावर बहुत स्ट्रांग रहना ज़रूरी है जब ये सब इलाज होता है। तो वो इससे डरे ना, वो इलाज का एक पार्ट है। तो थोड़े दिन की ये तकलीफ़ होती है जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और अब ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाते हैं, जैसे उल्टी कम हो जाती है, इस तरह की दवाइयाँ हैं। ऊपर से अब इस तरीके से दवाई देने की तकनीक भी है कि पोर्ट है या फिर इस तरह के कैथेटर आ गए हैं कि जिसको डाल दें तो वो 6 महीने 7 महीने रहते हैं, उसी के थ्रू दवाई दी जाती है। और अगर कुछ तकलीफ़ें आती हैं तो उसका अब इलाज हो जाता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कीमोथेरेपी के दौरान ध्यान देने की मरीज़ को ज़रूरत होती है, जैसे ज़्यादा डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है कि फ्लूइड ज़्यादा लें, मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है कीमोथेरेपी के टाइम पे, क्योंकि कीमोथेरेपी से इम्यूनिटी डाउन होती है। तो जो भी घर में जिसको खांसी जुकाम है वो ऐसे मरीज़ों से दूर रहे। जिनको कीमोथेरेपी चल रहा है वो ज़्यादा लोगों से मिले जुले ना, बाहर ना जाएं, अपना ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, और कोई भी दिक्कत ऐसी आती है तो डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नेशनल न्यूज़ मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बस जो देना है एक इसके प्रिवेंशन, बचाव के उपाय और मैसेज। ठीक है। हाँ, कैंसर के जो बचाव के लिए अब जैसे कि मैंने बताया कि तंबाकू से, शराब से दूर रहें, नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, अपने खाने में फल और सब्जी ज़्यादा लें जिससे कि आपका वज़न ना बढ़े। और अगर कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे एचपीवी, आज अब सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में कॉमन है, तो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, तो उसका जल्दी से पता लगाने के लिए अब स्क्रीनिंग मेथड है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी से जल्दी पता लगाने के लिए मैमोग्राफी, 40 साल के बाद हर महिला को मैमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए, जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी से जल्दी पता लगा लेते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट और एचपीवी टेस्टिंग होती है, जिससे शुरुआती अवस्था में ही या कुछ एबनॉर्मल जो भी चेंजेस होते हैं हम इस टेस्ट से पता लगा सकते हैं, जिससे उसको ठीक करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। अब जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन भी आ गई है, तो जिसको लगाने की सलाह दी जाती है
कि हर महिला को मतलब शादी के पहले 9 से 26 साल में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन ज़रूर लगवा लेना चाहिए। इसकी 3 डोज होती हैं और इससे सर्वाइकल कैंसर के बचाव में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा अपनी जीवन शैली पर बहुत ध्यान दें कि जो सीडेंट्री हैबिट जो होती है उससे बचें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इसके अलावा कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो इसके बारे में जागरूक होने की, सही इलाज करके जल्दी पता चल जाए तो सही इलाज से ठीक हो सकते हैं। इस बार का जो कैंसर का थीम है वो ये है वर्ल्ड कैंसर का कि क्लोज द केयर गैप। तो इसका मतलब ये है कि कैंसर के बारे में जो असमानताएं, इसके उपचार के बारे में जो असमानताएं हैं उसके बारे में जानना और समझना। मतलब कैंसर के सभी मरीजों को एक समान रूप से इलाज मिले, उसमें कोई असमानता ना हो, जैसे जेंडर के आधार पे कि कोई मेल है या फीमेल है उसमें असमानता होना इलाज में, या फिर उनके सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है कि कोई गरीब है उसका इलाज अलग है, अमीर का इलाज अलग है। जो भी चीज़ें हैं वो सबके लिए समान रूप से, और कैंसर का सही ट्रीटमेंट सबको निजात पा सके और ठीक हो सके, और कैंसर से होने वाली जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल हेल्थ के दर्शकों के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी हो सकता है। समाज के उन तबकों तक इसको शेयर करें जो इससे पीड़ित हैं और जिन्हें इस बात की आशंका हो सकती है कि उन्हें कैंसर है या हो सकता है, जिनमें किसी भी किस्म के लक्षण उभरते हुए लगते हैं। जागरूकता एक बहुत बड़ा माध्यम है जो कैंसर के इलाज में सहायक हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।